बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपसे एक तारुफ़ कराना है और मैं ये चाहता हूँ कि उसमें आप लोगों की मदद शामिल हो। हम बहुत से कामों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, सोसाइटी में मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं, ये सोचते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कुछ लोग दुनिया में वो हैं जो कर गुज़रते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो सिर्फ सोचते नहीं रहते बल्कि कोई इक़दाम करते हैं। मुझे आपको एक ऐसे शख्स का तारुफ़ कराना है जिसने एक ऐसे काम का ज़िम्मा उठाया जो आम तौर से हमारे यहाँ सिर्फ सोचा जा रहा होता। वो ये कि किसी को तालीम देनी है, किसी को बेहतर करना है, किसी का फ्यूचर बेहतर करना है, गरीब लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनमें कोई काम करना है। और ये फ़ैसला सिर्फ ऐसे ही नहीं कर लिया, बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मेरे भी नॉलेज में नहीं था। एक मुश्तरका दोस्त ने उस दिन मुझे सुनाया कि उनको ये कहा गया कि चलो उम्रे पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उम्रे पे नहीं जाना, जो उम्रे के पैसे मुझे दे दें, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो वहाँ से एक दरख्त के नीचे से एक शुरुआत हुई और फिर वो फलते फूलते अब एक जगह पर पहुँच गई है जिसका तारुफ़ वो ख़ुद आपसे करवाएंगी, हमारी बहन है। और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त काम खड़ा कर दिया है। वो दरख्त के नीचे का स्कूल एक बहुत बड़ी जगह पे शिफ्ट हो रहा है। कसीरुल मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें बिल्कुल वो बच्चे आते हैं जो ना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके वालिदैन शायद उनको इसलिए भी नहीं भेजते कि ये लोग हमारे लिए कुछ कमा के लेके आएंगे तो हम खाएंगे। उनको उन्होंने वहाँ जगह दे रखी है, वहाँ पे उनको खाना पीना मिल रहा है, उनकी तालीम हो रही है। उसमें वो चाहती थीं कि वो आप सब लोगों से भी उसका तारुफ़ कराएं, जो सवालात आपके जहन में हों वो भी आप लोग रखें, और फिर हम अपनी अपनी बिसात में उनको जिस तरह से भी मदद कर सकें, को पढ़ाने में कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को शेयर करने में कर सकते हैं, या कुछ और तरह से, तो उसमें वो हम मदद करें। तो हमारी बहन हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर फ़रा, वो यहाँ मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी इसी काम पर लगा चुकी हैं। जो आप सब लोगों के अरमान होते हैं ज़िंदगी में कि कभी वो पूरे हो जाएंगे, उन्होंने अपने उन अरमानों की कुर्बानी देकर भी सिर्फ यही काम किया है। अकेली हैं और अकेले ही रहना चाहती हैं ताकि कुछ और लोग जो अकेले हैं वो इनकी वजह से अकेले ना रहें। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसका मुझे आपसे तारुफ़ कराना था। फ़रा, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए। ये मेरी वो बहन हैं जिन्होंने आलम बीबी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और बेहतरीन काम किया। ये अपना तारुफ़ ख़ुद भी कराएंगी अपने काम का, और फिर जो कोई सवालात होंगे वो भी कर लेंगे, और 8:15 बजे फिर हम उसको आगे ले चलेंगे। बहुत शुक्रिया जवाद भाई का कि उन्होंने सोचा कि आज यहाँ पे मैं कुछ वक्त के लिए आपसे बात करूँ। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये काम नहीं किया, इस बारे में मुझे पूरी तरह एक क्लैरिटी है। ये काम मेरे ज़िम्मे लिखा हुआ था, अल्लाह ने, और मुझसे करवा लिया। तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। जहाँ मेरा क्रेडिट बनेगा मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन अभी यहाँ नहीं बनता। इसलिए कि 19 साल इसमें काम करने के बाद मुझे ये पता चला कि ऊपर वाले का जो प्लान होता है ना, वो पहले से बना होता है और वही होता है। हमें लगता है कि कोई हादसा हुआ है, कोई सान्या हुआ है, वो कोई टर्निंग मोमेंट है, तो वो हमारे लिए होता है, लेकिन ऊपर प्रोसेस चल रहा होता है, और उस प्रोसेस के अंदर ही कुछ मौक़ों पे कुछ चीज़ें होनी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती, तो हमारे लिए वो अचानक से कुछ हो जाता है। यहाँ कामरान सलीम बैठे हुए हैं जिनसे आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और हमारे आलम बीबी की टीम के अंदर बहुत एक्टिव और डेडिकेटेड मेंबर भी हैं। तो कुछ लोगों ने, जैसे शाहजमान ने और जवाद भाई ने, विज़िट भी किया हुआ है। तो आप सबको एक तो दावत के जब भी आपके पास वक्त हो आप ज़रूर जाके उन बच्चों से मिलें। और दूसरा बस एक करेक्शन छोटी सी करनी है कि जैसे जवाद भाई ने कहा कि आप लोगों में से जो कोई जो मदद कर सके, जो भी, तो मुझे लगता है कि मदद नहीं कर सकता है, आप जाके कुछ शेयर करते हैं, वो चाहे आपका वक्त है, आपकी स्किल है, आपके रिसोर्सेज हैं, आप उस लफ्ज़ को फैलाते हैं। तो शायद मेरे लिए ये वर्ड इतना डाइजेस्टिव नहीं है कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि एक्चुअली में तो हम जो भी कर रहे होते हैं उसका हमें ही अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। तो हम कर रहे होते हैं अपनी मदद, तो उनके साथ हमारा नियम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रा इसलिए है कि मैंने पीएचडी की हुई है, लेकिन उस पीएचडी का मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा है कि मुझे अब ये पता चल गया है कि मुझे क्या नहीं पता।
जो कि काफ़ी बड़ा मैदान है। तो उसका मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये रोल है कि उसने मुझे मेरी इग्नोरेंस से मुतारिफ़ करा दिया, और कोई फ़ायदा नहीं एक्सेप्ट पीस ऑफ पेपर। दूसरा ये कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोग सवाल पूछें और उसका जवाब दूँ, क्योंकि मेरी ये जर्नी है, तो मैं शुरू होंगी तो मुझे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंसेस और इतनी फीलिंग्स होती हैं कि आप उसके फ्लो में दूसरों को काफ़ी बोर करते हैं। तो विच इज़ नॉट माई टूडेज पर्पस, क्योंकि आप सब नौजवान हैं, और जो नहीं नौजवान, मुझे वो भी नौजवान ही लग रहे हैं। तो आप लोग पूछें इसके बारे में जो भी आपके जहन में है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका जवाब दूं। आलम बीबी फाउंडेशन 2005 में कच्चा जेल रोड, चुंगी अमर सद्दू के इलाके में शुरू हुई थी। फॉर्चुनेटली मुझसे अल्लाह ने उसको शुरू कराया था, और अब 2024 में हम खड़े हैं, 20वां साल शुरू हो गया है। यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं जिनका स्टेट ने हक अदा नहीं किया होता। ऐसा नहीं है कि उनको कोई हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, और स्टेट ने चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की होती, तो फिर हमारे जैसे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको इस्तेमाल करके उस स्टेट के इनजस्टिस को कुछ कम किया जा सके। तो हमारी ये एफर्ट भी ऐसे ही है। मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, कैसे करना है, कितनी देर करना है, लेकिन इतनी देर हो गया ये सारा सफ़र, जिसमें पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारी सोसाइटी में जितना मुश्किल है ठीक काम करना, उतना ही आसान है 2 नंबर काम करना। तो जितने लोग भी यहाँ कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं फेयर वे में, उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और अगेन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर सपोर्ट सिस्टम अगर घर से नहीं शुरू होता तो आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़रूरी होता है इर्रिस्पेक्ट ऑफ योर जेंडर कि आपके घर से कितना सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अपहीवल्स होते हैं, लेकिन ये कोई अल्लाह का ही करम था कि हम लोग चलते रहे और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। तो अब आप देख लें कि हमारा नारोवाल रोड मरीद के चुंगी अमर सद्दू में 2 ब्रांचेज़ हैं, कोई 1000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, 300 के करीब अब हायर एजुकेशन में हैं। तो ये सब वो बच्चे हैं जिनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने खाने को पूरा कर सकें, तो पढ़ाई तो बिल्कुल भी उनकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। ये मिसाल बहुत सुनी जाती है, फ़लाँ ने स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ लिया, फ़लाँ के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वो ये बन गया। लेकिन ये बहुत कम मिसालें हैं। हम उन कम मिसालों को जनरलाइज करके ये नहीं कह सकते अगर किसी ने कुछ बनना है तो वो हर तरह के हालात में बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। जनरली आप देखें तो आपके पास सिर्फ फ्यू स्टोरीज ही क्यों होती हैं सक्सेसफुल लोगों की, फिर तो सबको ही बन जाना चाहिए। तो जनरली ये होता है कि इतने मसाइल होते हैं कि सब लोग वो नहीं बन पाते। तो हम अगर इसको जो कर रहे हैं वो उन बच्चों के लिए है जो बन सकते हैं, बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। उनके लिए वहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल है। तो आप लोग पूछ सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल क्या है, शुरू कैसे हुआ, आप लोग कैसे हिस्सा बन सकते हैं। जो भी कोई आपके जहन में सवाल आता है, कोई कमेंट आता है, ज़रूरी नहीं आप हमेशा सवाल ही पूछें, कोई कमेंट आता है, कोई फीडबैक आता है, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले वापस आई हूँ, एक कोर्स के सिलसिले में कहीं थी, तो वहाँ मैंने एक अच्छी चीज़ स्ट्रेंथन होती अपनी देखी। वो ये थी कि स्पीकर, लेक्चरर या डाइस के इस तरफ खड़े बंदे को, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ तो इसलिए इस तरफ खड़े बंदे को कम बोलना चाहिए और अपनी ऑडियंस को कहना चाहिए भाई आप बोलें, क्योंकि आप बोलेंगे तो हम भी सीख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत हमारी ऐसी बहन है जो बहुत इंकसारी से अपना जिक्र करना पसंद नहीं करती, अपनी स्ट्रगल्स का जिक्र करना पसंद नहीं करती। वो लोग होते हैं ना जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां किसी काम में लगाई हुई होती हैं और उनको इसके नतीजे से कोई दिलचस्पी नहीं होती। मुझे अभी भी इनका जुमला याद है, मैं इनके साथ गया हुआ था इनका जो नया स्कूल की बिल्डिंग बन रही है उसको देखने के लिए। तो वापस हम आए तो मेरे घर पर मेरी बेटी से कह रही थी कि जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो तुम देखना कि मैं आम बच्चों को उससे बेहतर लेवल के स्कूल में अब पढ़ाऊँगी। तो ये मैंने जो बात आपको उसमें बताने की कोशिश की थी वो ये थी कि ये ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा है तो वो वैसे ही पढ़ेगा, बस उसको पढ़ाना ही है ना, हो जाएगा, नहीं।
वो विजन ये है कि ये बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी कौम के बच्चे हैं, मुझे उनको आगे लेके जाना, उसी स्टैंडर्ड पर, उसी जगह, उसी तरह पढ़ाना है जैसे बाकी लोगों के। और अब माशाल्लाह ये हमारी बहन जो हैं, ये कोई बूढ़ी नहीं है, ये इन सोचों से बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इनके बच्चे इस वक्त माशाल्लाह से बेशुमार इनके बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके अपने स्कूल में अब वो टीचर्स की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। तो ये मैंने, क्योंकि ये बहुत इनकसारी से बयान कर रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा और खोल दूँ इसको। क्या सिर्फ वही बच्चे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, या स्ट्रीट चाइल्ड्स भी हैं जो ना उनके फैमिली वाले चाहते हैं कि ये पढ़ें, ना वो खुद इस जगह पर खड़े हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं? क्या इसमें वो लोग भी आते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो बुनियादी तौर पर उनकी माँ किसी के घर में सपोर्ट मेंबर है, बाप जो है वो कम उजरत वाला काम करता है, वो फैक्ट्री में है या किसी दुकान पे है, कोई रेडी है, तो उनकी एक सर्टन लिमिट है इनकम की जिसको हम कैटर कर रहे हैं। और उसके अंदर वो बच्चे भी हैं जिन्होंने एक सर्टन एज तक तो गलियों में ही खेलना है, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि बच्ची है तो माँ के साथ कुछ काम कर सके, और बच्चा है तो किसी वर्कशॉप पे, किसी दुकान पे या कहीं और जाके कुछ काम ना कर सके, तो वो तब तक गलियों में ही होते हैं। और हम सिर्फ उन बच्चों को लेके चल रहे हैं जिनको सोसाइटी ने इग्नोर किया हुआ है। वो कोई भी हो सकते हैं। हमारा एक एडमिशन का क्राइटेरिया है कि 30,000 पहले थी, अब जो एक लेबर की बेसिक वेज होती है, अगर उस घर की टोटल इनकम वो है तो फिर हम उन बच्चों को लेते हैं। और हमारी प्रायोरिटी एक तो वो बच्चे होते हैं, दूसरा वो पेरेंट्स जो खुद से या हमारी कुछ काउंसलिंग के बाद इस बात पे विलिंग हो जाएं कि उन्होंने बच्चे को रोज स्कूल भेजना है। दैट्स द ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन वी डिमांड फ्रॉम द पेरेंट साइड। उसके बाद उनको हो जाता है। थर्ड थिंग कि हमारे पास अब चूंकि इतने साल हो गए हैं, एक इमेज, एक रेपो बिल्ट हो गई है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। हम फिर हमारे पास सीट्स तो लिमिटेड होती हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस इशू, तो हम जो टॉप होते हैं ना 50 स्टूडेंट्स जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं और वो पहले आए होते हैं, उनको एनरोल करते हैं, फिर बाकियों से हम माजरत करते हैं। हमारा जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल है वो यही है कि हम, इससे पहले एक बात करना ज़रूरी है कि आप सब जानते होंगे, इसलिए कि आप जिस टाइम पीरियड में हैं वहाँ पे हर कोई बहुत अपडेटेड होता है, क्योंकि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं वो ऐसे हैं कि हर एक तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो हम सब जानते हैं कि जिन लोगों ने तरक्की की या तहजीब याफ्ता हुए, उनके शहरी उस मुल्क के अंदर जो एक बेसिक सिटीज़न के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे वाकिफ़ होते हैं। और वो कैसे होते हैं? क्योंकि वो छोटे बच्चों पे काम करते हैं। जो दुनिया में जापान है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इज़राइल है, इनके बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। जैसे आप हैरान होंगे कि सिंगापुर के अंदर जो उनका बजट है उसका 1/3 एजुकेशन पे जाता है। तो उन लोगों ने तालीम पे काम किया और बहुत छोटे बच्चों से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पूरी दुनिया में प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर ये होता है कि बच्चे को आपने उसके जो फाउंडेशन ईयर्स हैं, अर्ली ईयर्स हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें बतानी है जो आप समझते हैं कि उसको बड़े होके साथ कैरी करनी है। तो हमारी भी ये कोशिश थी कि हम चूंकि एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें बच्चों पे काम करना होगा, इसलिए हम ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। 4 साल का बच्चा लेते हैं और नर्सरी से उसको टिल द एंड तक लेके जाते हैं, क्योंकि अगर वो जो फाउंडेशन ईयर्स हैं उसमें कोई कमी रह जाए या वो सही ना बने तो आप बड़े होके जितनी भी कोशिश कर लें उस इमारत को ठीक नहीं कर सकते। उसको आप टेकें दे सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना के उसको एस्थेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके फंडामेंटल फ्लॉज ख़त्म नहीं किए जा सकते। बस लम्स के अंदर जो NOP प्रोग्राम है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, उसका एक बड़ा जो उनको सेटबैक है वो यही है कि वो बच्चे तो बड़े शार्प और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो यहाँ के ग्रामर, बीकन हाउस और दूसरी जगहों के पढ़े हुए बच्चे हैं उन जैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनकी अंग्रेज़ी हो सकता है उनसे बहुत अच्छी हो और उनकी उतनी ख़राब हो, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस और एक्सेंट से वो बोलते हैं वो बच्चे नहीं बोल पाते। तो अगर उनके साथ भी बचपन में उसके ऊपर काम हो स्कूल्स के अंदर, तो वो तो दे कैन प्रूव देमसेल्व्स मोर बेटर देन द अदर स्कूल्स।
तो यहाँ सिर्फ ये सवाल है कि आपने एडल्ट के ऊपर काम ज़रूर करें, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि बच्चे पे काम करना है। तो हमने सोचा कि हम उसको नर्सरी में लेंगे और अपने विजन को 2 पॉइंट्स पे रखा। ये अगेन अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया कि अगर आपने किसी के साथ कोई भलाई करनी है, मुझे चैरिटी का वर्ड भी अच्छा नहीं लगता मैं, लेकिन अक्सर मैं कोई डिक्शन चेंज नहीं कर सकती, कोई रेवोल्यूशनरी जुमले नहीं बोल सकती, इसलिए कि मैं ये समझती हूँ कि जो चेंज होता है उसको बहुत स्लोली आना चाहिए। अगर आप रेडिकल चेंज की बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत होती है, और आप जो काम करने की एनर्जी रखते हैं वो काम की बजाय उस रेजिस्टेंस में सारी कंज्यूम हो जाती है। तो उसमें हमें लगा कि ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि मदद का, मैं जैसे पहले कहा, अभी चैरिटी का, तो मुझे लगता है भलाई या खैर ज़्यादा बेहतर है। तो जो बच्चों के साथ भलाई करनी है उसमें ये समझ आया कि एक तो जब किसी को आप एक जिम्मेदारी लें तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा हाथ अगर किसी ने पकड़ा है ना तो अब मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। ये जो एक होता है आपको ट्रस्ट डेफिसिट कि अब मैट्रिक के बाद क्या होगा, ये स्कूल तो हाई स्कूल तक है, तो मैंने फिर भी काम सीखना है या नए डोनर ढूंढने हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में ले जाओ और आगे हायर एजुकेशन में ले जाओ, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है कि मैं स्टिल उसी प्रोसेस में रहूं। तो आप जिसको भी बच्चे को लेके आए उसको कुछ बनाने तक सपोर्ट करें कि एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो। वो अगर आज रिसीवर है तो उसको गिवर भी बनना चाहिए। अगर आप बेगरी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे कि उनको आप आज मदद कर रहे हैं, आज उनकी भलाई कर रहे हैं, तो आप कल को उनको इस काबिल करें कि उनको इसकी ज़रूरत ना रहे। दूसरा हमारा ये है कि हम उनकी तरबियत करें, इसलिए कि तरबियत के बगैर जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है आपके बहुत ज़्यादा पढ़ने का। तो तरबियत इन घरों में अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं हो पाती कि उनके माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं होता, उनको ख़ुद भी जिस बैकग्राउंड से वो आए होते हैं किसी ने तरबियत नहीं की होती उतनी ज़्यादा। तो हम ये समझते हैं कि स्कूल एक उनके पास वहाँ जगह बचती है, क्योंकि जो उनका मोहल्ले का, टाउन का एनवायरनमेंट है वो भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होता। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको वो बेसिक्स सिखा सकें अर्ली ईयर्स में, जो कि फिर वो अपने साथ साथ उन चीज़ों को ग्रो करें। क्योंकि अगर कॉन्शियसली कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहा तो आप ये मत सोचें कि वो नहीं चाहता या उसको नहीं पता चला, वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है तो उसकी मेंटल ग्रोथ भी साथ हो रही होती है। तो हमारा फोकस तरबियत पे है और उनको कुछ बनाने पे है। उसके बाद ये है कि अगर उनको कोई परफॉर्म करते हुए प्रॉब्लम आती है कि बच्चा पढ़ नहीं सही रहा, होमवर्क नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें, तो हम अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं और वी आर स्टिल इन दिस प्रोसेस कि आप ये डायग्नोज करें कि वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे उसका ये जो परफॉर्म ना करना है ये एक सिम्टम है उस रूट कॉज का जो पीछे है। तो मैं एक ही मिसाल अभी मेरे जहन में है जो मैं अक्सर देती हूँ कि मेरे अगर सर में दर्द है तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पैनाडोल चाहिए, उसका ये मतलब है कि मैंने ये डायग्नोज करना है कि मुझे सर दर्द क्यों है। अब वो सर दर्द जो है वो हो सकता है कि मैंने रात नींद पूरी नहीं की तो इसलिए हो रहा है, तो मुझे सोना चाहिए। हो सकता है मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है तो एम्प्टी स्टमक से वो दर्द हो गया तो मुझे वो करना चाहिए। हो सकता है कि मुझे किसी माहौल में बहुत स्ट्रेस मिल रहा है और वो स्ट्रेस मुझे स्ट्राइक कर रहा है, तो मुझे अपने माहौल को थोड़ा डिफ्यूज़ करना है या उससे निकलना है, तो मुझे पैनाडोल की ज़रूरत नहीं होगी। पैनाडोल तो सिर्फ उस पेन को सप्रेस करेगी जो एलोपैथी करती है, बट वो उस रूट कॉज को नहीं एड्रेस करी। तो हमारा दिल होता है कि हम रूट कॉज को एड्रेस करें। तो उसमें कभी निकलता था बच्चे का हेल्थ इशू है, पेरेंट्स जो हैं पैसे भी नहीं है, टाइम भी नहीं है कि उसको प्रॉपर हॉस्पिटल लेके जाएं, तो जो गली मोहल्ले में क्वाक है कोई है उससे कोई टोटका करा दिया। कभी निकलता था कि नाश्ता नहीं किया हुआ। हमारे नॉर्मली आप तो इस बात से वाकिफ़ होंगे ना कि मैं नाश्ता नहीं करता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नाश्ता होता ही नहीं है। तो फिर हमने खाने का सिलसिला शुरू कर दिया कि ये खाना खाएं, अच्छा परफॉर्म करें। एक डॉक्टर साहब को रोज़ हम बुलाते हैं 2 घंटे के लिए मंडे टू फ्राइडे के, वो टाइमली चेकअप हो और वो बच्चा सही हो जाए। फिर हमने फ़िल्टर वाटर लगवा लिया क्योंकि चुंगी वाली साइड पे पानी साफ़ नहीं था, जो कि पूरे लाहौर में ही नहीं है। उसके बाद हमें लगा कि इनको एक लिसनर चाहिए। बहुत सारे लोगों का बड़ा मसला, उन बच्चों का नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में ये चल रहा है। मैंने जितना भी ट्रैवल किया हर जगह मैंने ये मसला सुना, मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ के इशू। और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था कि लोगों के पास लिसनर ही नहीं है, पेरेंट्स के साथ उतनी फ्रैंकनेस नहीं है। जिनके घर जैसे जवाद भाई और आयशा हो तो फिर तो कोई मसला नहीं परनिया को होता, लेकिन अब सब जगहों पे सूरत हाल मुख्तलिफ है, तो उनके पास लिसनर नहीं है।
और लिसनर इसलिए नहीं है कि किसी के पास टाइम नहीं है, और उससे भी बड़ा मसला क्या है, हमें ये खौफ होता है कि ये मुझे जज करेगा और उस जजमेंट के बाद इसके ज़हन में मेरा एक ख़ास इमेज बन जाएगा और ये मेरे साथ उसी तरह ट्रीट करेगा, और ये हमारा फियर बिल्कुल ठीक होता है। लोग तो हमें हमारी अपीयरेंस से जज करते हैं, तो अगर हम अपने अंदर की बात बता देंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जजमेंट का क्या लेवल होगा। तो हम खौफजदा रहते हैं, और फिर हमारे जैसी सोसाइटी में जहां आप छोटी छोटी बात पे आप कभी काफिर करार दिए जाते हैं, कभी गद्दार करार दिए जाते हैं, कभी बेहया करार दिए जाते हैं, कभी वेस्टर्नाइज, पता नहीं कितने से लेबल्स हमारी डिक्शनरी में आ गए हैं, और वो हम सारे इंसानों पे बेधड़क बगैर तहकीक के लगाते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि क्या बताएं। तो कहते हैं अब तुझे इल्म हासिल करना बहुत आसान है, एक मोबाइल में, एक लैपटॉप में है। अभी तो बड़ा मसला है, पहले तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी उसमें से हमें कोई उसकी अथेंटिकेशन का मसला नहीं होता था। अब तो इतना क्लटर है कि अब इस पे ज़िंदगी कंज्यूम हो रही है कि इसमें से हमने किस पे यकीन करना है, किस पे नहीं करना, और अगर यकीन करना है तो कैसे करना है। तो इस तरह के मसाइल हैं। तो हमने फिर इन बच्चों के साथ एक इनफॉर्मल वर्कशॉप्स रखी ताकि इनको लगे कि गपशप हो रही है, दे कैन वेंट आउट। क्योंकि जो ऐसी फैमिलीज़ में होते हैं ना, जिनके, सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं, जिनके घर में डोमेस्टिक जो उनके घर की लाइफ है वो कंफर्टेबल नहीं होती, वो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको एक लिसनर चाहिए होता है। तो हमने कहा गपशप करते हैं, उसमें वेंट आउट हो जाएगा। और गपशप का एक ये भी फ़ायदा होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 0.00 चीज़ें सीखी, उसमें मैंने जो ज़्यादा चीज़ें सीखी वो इनफॉर्मल मीटिंग्स में सीखी, जिसमें हमने ये नहीं होता था कि आज फ़लाँ शायर से मिलने जा रहे हैं तो ये सुनना है, ये करना है, या फ़लाँ फ़िलासफ़र से मिल रहे हैं, या जवाद भाई से हमारी कोई मुलाकात पढ़ने लिखने वाली नहीं होती, रोटी टुकर की होती है। तो उसमें ये है कि इनफॉर्मली जो आप सीखते हैं ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था टीचिंग का, उसके अंदर इसका बहुत कॉमन ट्रेंड था। तो वो फिर बच्चों को एक इनफॉर्मल सेटिंग मिलती है ना, आउट ऑफ द क्लासरूम, आउट ऑफ द बॉक्स, वो तब मिलती है, फिर उसका ये भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमारा होलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है कि जो बच्चे जिनकी आप तरबियत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, जिन घरों से वो बिलोंग करते हैं, उन घरों में तो ऐसा वो उनके वालिदैन उन बच्चों में तो एक बड़ा गैप क्रिएट। तो उसमें ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शुरू में हमसे लोग पूछते भी थे। तो हमने उसका ये किया कि हमने पेरेंट्स एक वर्कशॉप्स तो नहीं हम उन्हें कहते, बस हम एक मुलाकात ही कहते हैं, इसलिए कि जब ये कुछ ख़ास किस्म की टर्म्स आ जाती है ना, ट्रेनिंग हो रही है, वर्कशॉप्स हो रही हैं, लेक्चर हो रहे हैं, तो हम थोड़ा बोर भी फील करते हैं और कहते हैं ना भी हो तो खैर है। तो हमने कहा आप आएँ, हम चाय बिस्किट खाया पिया करेंगे और कुछ गप्पे शप्पे लगा लिया करेंगे, क्योंकि जब वो जो भी बंदा जिस चीज़ को ओन करता है ना, उसमें वो फिर रिस्पांस देता है। जब तक ओनरशिप नहीं आती, रिस्पांस नहीं आता। तो फिर ये एक बड़ा अच्छा है कि आप एक हाई टी टाइप कर लें, जो कि सिर्फ चाय बिस्किट होती है, नॉट अ किटी पार्टी। तो उसमें उनको बुला के आप बातचीत भी कर लेते हैं, और हम चाहते हैं उन्हें बताएं कि हम स्कूल में आपके बच्चों के साथ क्या करते हैं, ताकि वो गैप ना बढ़े और रीइंफोर्स हो घर जाके। तो एक तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उस गैप को मिटिगेट करते हैं और रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस शुरू होता है। दूसरा, हम अपने बच्चों को जब स्कूल में बताते हैं तो उनको ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद बाहर भी हों, जो मैंने कम देखे हैं, जिनकी पढ़ाई हो रही होती है तो माँ बाप कहते हैं अब तो ये पढ़ रहा है, इसने और कुछ नहीं करना। ख़ासकर लड़कों को, बेटा इसको पानी भी देना, इसके कपड़े भी इस्त्री कर देना, भाई का पेपर है ज़रा नाश्ता भी बना दो, तुम्हारा पेपर है खुद ही बना लो। तो हमारे यहाँ और जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो फिर तो बस पूछे ही ना कि क्या प्रोटोकॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बच्चे हमारे ना काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एक मीम भी, या शायद बात मशहूर है कि शादी क्या है, एक ग्रोन अप बॉय को अडॉप्ट कर लेना टाइप। तो वो इसलिए है कि आपने फिक्सेशन कर दी ना कि ये औरत की डोमेन है, ये मर्द की डोमेन है, घर में बस औरत ने ही तरबियत करनी है। भाई क्यों, बाप भी तरबियत करे, सिर्फ औरतन नहीं बर्तन धोने हैं, क्यों आदमी नहीं खाता, वो हाथ पे खाता है। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो अल्लाह ने रखा है, हम मानते हैं, लेकिन कोई डिफरेंस इनइक्वालिटी की वजह नहीं बन सकता।
कि हम ये कहें कि मुख्तलिफ होना कमतर और बरतर है, तो फ़र्क को अप्रिशिएट करना यह है कि आप दोनों अपने उस डिफरेंस को स्ट्रेंथ बना लें, ना कि दूसरे को ऑप्रेस या एक्सप्लॉइट करने की जस्टिफिकेशन बनाएं, जबकि आपके क्रिएटर ने भी कहीं उसको जस्टिफाई करने की बात नहीं की। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई अगर तुम पहले 2 बर्तन धोते थे, जाके 4 धो, घर की सफाई भी करो, माँ बाप का हाथ भी बटाओ, ताकि उन्हें लगे कि बच्चा स्कूल जाके हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है, ना कि ये लगे कि जी बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना वो काम नहीं करते। और दूसरा, उस क्लास में ये एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए इन अ वेरी सटल वे कि काम का जेंडर नहीं होता, स्पेसिफिक थिंग्स में आप इसको जरूर लेके आते हैं, बट जिस तरह हमने जनरलाइज कर दिया ना जेंडर को टैग करना साथ, उसके बारे में उन बच्चों की ट्रेनिंग हो। क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग बात करना शुरू हो गए हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं दुनिया में, हमारे यहाँ ज़रा लेट बात पहुँचती है बिकॉज वी आर स्लो। वो ये कि आप अपनी बेटियों को सिर्फ ट्रेन ना करें कि उन्होंने एक पेट्रियार्कल या ऑप्रेस्ड या मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे रहना है, बल्कि बेटों की भी उतनी तरबियत करें और मोर और लेस समटाइम ज़्यादा तरबियत करें। क्योंकि एक बेटी को आप पूरी ट्रेन कर रहे हैं, वो बाहर जा रही है, तो ज़माना तो सारा वैसा है, तो ज़माने की तरफ भी करें, घर में बेटा बेटी दोनों के लिए करें। तो इस तरह हमारे मल्टी लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मली, सटल वे में और बगैर महसूस किराए उन तक हम पहुंचा सकें। क्योंकि कुछ हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्टली और बहुत ओपनली नहीं कर सकते, इसलिए कि फिर उस चीज़ के होने का इम्कान कम हो जाता है। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी तक और उसके बाद भी हेल्प करते हैं उनके कैरियर तक, तो वो बता दें कैसे होता है, मतलब कि साथ भी रहेगा उनको। एक तो ये है कि हम सिर्फ आलम बीबी के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी बच्चे भी आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारे वसाइल लिमिटेड हैं, और दूसरा ये कि हमने अपने पूरे ट्रैक पे चलने वाले बच्चों को करना है। तो हम ये करते हैं, हाई स्कूल तक तो हमारे साथ ही बच्चे होते हैं, लेकिन हाई स्कूल के बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर उनका प्रोसेस करते हैं कि वो कहाँ उनका सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जा सकता है और कहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जिसको मिल जाए वो अच्छा, ना मिले तो फिर हम उनको फाइनेंशियल एड जो होती है वो स्कॉलरशिप देते हैं, लड़कियों को ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, बुक्स लेके देते हैं, फिर वो हर सेमेस्टर का हमारे पास रिजल्ट लाते हैं और अगली फीस इशू होती है। प्लस उन्होंने आलम बीबी में वॉलंटियर वर्क भी करना होता है वीकेंड पे। फिर जब वो अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं तो फिर जॉब प्लेसमेंट के लिए भी उन्हें गाइड करते हैं। सब बच्चे पढ़ने में नहीं जाते, कुछ स्किल में जाते हैं, तो उनको हम स्किल में सपोर्ट करते हैं। I felt honor to listen you and मेरा आज का दिन जो है वो बर्थडे हो गया आपको सुन के। एंड मैं आपसे कोई चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पर्सनली मुझे आपने बहुत इंस्पायर किया। आई वांट टू नो योर इंस्पिरेशन, कि आपका ये आइडिया किस तरह आपके माइंड में हुआ। एंड लोग सोचते काफ़ी है कि कैसे हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लेकिन आपने कैसे इसको फर्स्ट स्टेप कैसे लिया और चैलेंज आपका पेश आए इन द अर्ली एजेस। एंड दैट्स इट, बिकॉज जो लोग सोच रहे हैं उनको भी आसानी मिले और वो अच्छा कर सकें। थैंक यू। शुक्रिया, आपको बात अच्छी लगी, लेकिन इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये बात ऊपर से ही आ रही थी, मतलब मुझे तो नहीं पता था क्या बात करनी चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो कुछ करें तो कैसे करें। मेरा बिल्कुल एंटाई थीसिस है, इसलिए मैं कहूँगी जो मैं बातें कर रही हूँ दे आर वेरी सब्जेक्टिव। आप ये ना समझिए कि मैंने आपको कोई ऐसी रियलिटी बताई है जिस पे चल के आप कुछ चीज़ें बेहतर कर लेंगे। आपने उन चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज करना है, आप क्या कर सकते हैं और अपने हिसाब से देखनी है। मैं तो अपने हिसाब से चल रही हूँ, सो दीज आर सब्जेक्टिव थिंग्स। तो मेरा एंटीथीसिस ये है कि जब भी मेरे जहन में कोई ख्याल आता है ना, मैं कर गुजरती हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना, पहली नज़र पे कोई पकड़ नहीं होनी, जो दूसरी सोच समझ के डाली है ना उस पर फिर आपका हिसाब होगा। तो मैं दूसरा ख्याल जिसमें मेरी अकल ने इन्वॉल्व होना होता है उसको मौका ही नहीं देती। मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा नहीं ऐसे होता, मैं तो इंसान हूँ, तो ज़्यादातर केसेस में होता है ख्याल आया और कर दिया। जितना डिले होता है ना, लोग जैसे कहते हैं उसको अच्छी तरह पका लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, प्लानिंग्स बहुत अच्छी, ये सारी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, हमें हर जगह सिखाई जाती हैं, मैं इनसे अग्री भी करती हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसी हूँ कि मेरे से वो सारा काम नहीं होता। मुझे लगता है मैं फिर निटी ग्रिटी में पड़ जाती हूँ। ख्याल आया और मुझे यकीन होता है कि ये ऊपर से आया है, और अगर ऊपर से आया तो अच्छा ही होगा, और अच्छा ही होगा तो इसके असबाब भी बन जाएंगे। तो इसलिए आपने देखना है आप उसको कैसे करना चाहें। इन्होंने उस वक्त फैसला किया है जब अभी वाकई सोचने की जरूरत नहीं थी, इंसान कर गुजरता है, और सिर्फ फैसला नहीं किया, हर फैसले की एक कीमत होती है, उस कीमत को आखिरी सतह पे जाके पे ऑफ किया। यानी
ये फिर बहुत सी माओं के बच्चों की माएँ बनी है। जब इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे सिर्फ यही काम करना है, तो उसकी एक कीमत अदा की है। आप प्लीज जरा अपनी इंकसारी से बाहर आ जाएं। नहीं, इसमें इंकसारी की बात नहीं है। अल्लाह पे डालना छोड़ दें। नहीं, तो वो बस और ऐसे ही एक चीज और, आपने कहा इंस्पिरेशन क्या थी। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, या जो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खुद इंस्पिरेशन होते हैं। अल्लाह ने दोनों तरह के लोग पैदा किए हैं, ये खुद इंस्पिरेशन हैं। लेकिन बस एक लाइन या अल्लाह की एक आयत का मतलब मैं सही अरबी नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं कोई बहुत पढ़ी लिखी इस फील्ड में नहीं हूँ और इसलिए मैं काफ़ी इसमें इग्नोरेंट हूँ। वो ये था कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी है। तो मुश्किल आती थी तो ये होता था कि ये कोई देरपा नहीं है, ये आई ज़रूर है लेकिन इसके बाद एक आसानी भी होगी। और एक फ़र्क जो मैंने देखा, जो मुश्किल आपको अपनी ज़िंदगी को सेटल करने के लिए आ रही होती है ना, ये चैलेंज, उससे आपके नर्व वीक पड़ते हैं, आप कमज़ोर होते हैं। लेकिन वही मुश्किल अगर किसी और की मुश्किल को दूर करने के लिए आ रही हो तो आपको स्ट्रेंथ देती है। तो इट्स यू हु डिसाइड कि आपको वो मुश्किल वीकनेस वाली चाहिए या स्ट्रेंथ वाली चाहिए। मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि अगर किसी के लिए कुछ करने, किसी को कोई चीज़ देने का ख्याल आए तो फ़ौरन दे दो। और मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा कि, और ये इतनी ज़बरदस्त मश्क है आपके नफ्स की कि आपकी बहुत पसंदीदा चीज़ है, आपको बहुत कीमती है, लेकिन किसी को उसकी ज़रूरत है, तो आप ये सोच के दे दें कि इसको ज़रूरत है। तो आपकी इतनी अच्छी तरबियत होती है ना उस टाइम पे कि आप खुद फील करते हैं कि चीज़ गई, कबर्ड या बैग एम्प्टी हुआ लेकिन दिल फुलफिल हो गया। तो अब जेब खाली करनी है या दिल खाली करना है, ये हमारा फैसला है। तो चैलेंजेस सारे बड़े मज़ेदार थे। मज़ेदार इसलिए थे कि वो सारे मजबूती देने के लिए और सिखाने के लिए और कुंदन बनाने के लिए आए, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करूँगी। अच्छी महफिल है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो उसमें जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारा एक प्रोग्राम है स्पॉन्सर अ चाइल्ड। वो बनाने का मकसद यही था कि कुछ लोग जो बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं वो ये ना समझे कि सिर्फ वही सोसाइटी में कुछ पे बैक कर सकते हैं। हर किसी के पास ये ऑप्शन या ये चॉइस या रास्ता हो कि वो भी कुछ ना कुछ कर सके। तो एक तो उसके अंदर ये स्पॉन्सर अ चाइल्ड का है कि आप कोई भी एक स्टूडेंट जो है उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, पढ़ाने की है, कुछ सिखाने की है, आप वो आके शेयर कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसमें सोशल मीडिया ना भी हो, आपके चंद दोस्त हैं, फैमिली है, कम्युनिटी है, आप उनसे हमारा जिक्र करें कि वो हमारे काम को देखें। ये ना कहें कि वो हमें सपोर्ट करें, उन्हें कहें वो आए हमारा काम देखें, और अगर उनका दिल मानता है तो वो हमारे साथ जुड़ जाएं, अगर नहीं मानता तो जहाँ दिल चाहता है वहाँ करें। इसलिए कि जो हम किसी के प्रेशर में आके करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग वही होता है जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़रा ज़िंदगी में सेटल हो जाएं, कुछ अच्छा अर्न करना शुरू कर दें तो हम पे बैक करेंगे। लेकिन जो पे बैक करना है ना, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है और इसका पैसे से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि हमने ये बना दिया ना कि जो पैसे देता है वही किसी की मदद करता है, भलाई करता है। हमने ये इग्नोर कर दिया कि पैसा इज़ द वन फॉर्म ऑफ गिविंग योर थिंग्स टू द सोसाइटी, दैट्स ओनली वन फॉर्म। इसके अलावा इतनी सारी हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि हम में से हर कोई वो कर सकता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप उसको वर्ड को, मैसेज को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। देखें आजकल के दौर में तो सबसे बड़ी जो आप भलाई कह दें वो यही है कि हम लोग जो दूसरों के लिए बाइस से अजियत बने होते हैं ना अपनी बातों से, वो ना बने। तो यहाँ पर बहुत सारे मीडियम्स हैं जो आप कर सकते हैं, जो 3-4 मैंने आपको बता दिए। हमारी वेबसाइट है alambibifoundation.org। आप में से जो लोग दिलचस्पी जिनमें पैदा हुई है या चाहते हैं उसको देखना, और अगर दिलचस्पी नहीं भी पैदा हुई तो देख लीजिएगा। हम बहुत कुछ देखते हैं,
सोशल मीडिया पे वो भी देख लीजिएगा। और जहां आपको लगे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप मोर देन वेलकम, जस्ट ओन करें इस प्रोजेक्ट को और आप जो चाहें कर सकते हैं। इसलिए कि ये बिजनेस नहीं है कि जिसने शुरू किया उसी की प्लेट लगेगी। इट्स सपोर्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, जो कि स्टेट की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से ख्याल नहीं रखा जाता जिनका, तो जो भी इसमें शामिल हो जाइए उसी का प्रोजेक्ट है। बहुत ज़्यादा चीज़ आपकी पहली मुलाकात में मुझे याद रहेगी, बहुत सारी बातें थी, बिलखसूस वो आपके स्कूल का जो दौरा था और उसके बाद आपकी गुफ्तगू थी। तो मुझे एक बात शेयर करनी है ये कि जब कोई इंसान कोई चीज़ डिसाइड करता है कि उसे ज़िंदगी में कोई काम करना है, वो गोल ओरिएंटेड होके, या कोई एक चीज़ जो वो डिसाइड करता है उसको वो गोल कह लेना, प्लान व्हाटएवर, वो चीज़ कैसे आपके मिजाज का हिस्सा बनती है। मुझे एक मिसाल आपसे मिली थी, शायद आपको भी कोई याद ना हो। आपने जिक्र किया था कि एक दिन आप वीक सेंटर गई थी और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की बजाय आपने कहीं दूर खड़ी कर दी कि ये पार्किंग पे जो मैंने 50 रुपए देने हैं, इसकी क्यों ना चॉकलेट्स खरीद के अपने बच्चों को बाद में दे दूं। तो मैं उस दिन बड़ा दंग रह गया था, क्योंकि मैं खुद ये गोल ओरिएंटेशन और इस तरह की सोच की तरफ अभी तक हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि एक इंसान अगर किसी चीज़ के बारे में सीरियस है, डेडिकेटेड है टू डू समथिंग या टू डू व्हाटएवर ही हैज डिसाइडेड, तो उसमें वो कैसे उस चीज़ को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अलमौरिद का, जवाद भाई का और जो इनकी टीम है और आप सब लोग और ये जो दोनों कैमरे पे अपनी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तवज्जो से बात सुनी और कोई फ़ोन पकड़ के मैसेज करना नहीं शुरू कर दिए और कोई उठ के बाहर नहीं गया कि चलो फ़ोन सुना हो या थोड़ी बोरियत दूर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।